जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज आधुनिक भारत का रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुई थी उससे महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, वो सारे देखेंगे हम। और ये भी काफी महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों। इस अध्याय में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, और इस अध्याय से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट अध्याय है ये। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड, इसलिए इसे काफी ध्यान से देखिएगा। और आधुनिक भारत का यह 22वां वीडियो होगा दोस्तों। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो यदि आप लोगों ने इससे पहले 21 वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएं और देखें। ऐसे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट को टैग कर दूंगा, जाकर चेक कर सकते हैं। आधुनिक भारत का हो गया, प्राचीन भारत का भी पूरी प्लेलिस्ट शामिल है, चैप्टर वाइज, और मध्यकालीन भारत का भी है, और भारतीय संविधान से संबंधित भी प्रश्न पूरे चैप्टर वाइज अपलोड है। आप लोग जाकर उसे भी देखें दोस्तों। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी, और बेल आइकन को दबा ले ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को पहले मिले, नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो अध्याय है, रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, तो लंबा प्रश्न है। भारत के पहला प्रश्न इसमें कहा गया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया रॉलेट एक्ट ने? इसने धर्म की स्वतंत्रता को काम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, और डी में है इसने श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट इसने लोगों के बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का अधिकृत किया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और रॉलेट एक्ट का क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। भारत में बढ़ रहे क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में, ठीक है, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य था आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना निर्माण करना। और इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक में रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। वही रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया मार्च 1919 में जो पारित विधेयक हुआ, वही लागू हुआ। इस विधेयक में अंग्रेज सरकार चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। इसे काला कानून भी कहा जाता है। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को, इसे काला कानून भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है, रॉलेट एक्ट लगाने का क्या प्रयोजन था? क्यों लगाया गया था रॉलेट एक्ट? तो रॉलेट एक्ट लगाने का मुख्य प्रयोजन था, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। भारत में जो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियां फल फूल रहे थे, उसको कुचलने के लिए, उसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट अधिनियम लाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट भारत में लागू कब किया गया था? 1909 में, 1919 में, 1930 में, 1942 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। रॉलेट एक्ट भारत में सन 1942 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा।
सन 1919 में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट भारत में सन 1919 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए, यानी बिना अपील का, बिना दलील का, बिना मुकदमा चलाए, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। इसका मेन लक्ष्य था क्या? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था, ये मेन लक्ष्य था। तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना इसका मुख्य लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है, ये कुछ कथन है, 3 कथन है इसमें। और रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम सेडिस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, तो ये सही है। सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग की सिफारिश पर आधारित होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, तो 2 भी सही है। साइमन कमीशन के आगमन पर साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के साथ साथ हुआ, ये गलत है। साइमन कमीशन बहुत बाद में आया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। 28 में आया है साइमन कमीशन, अभी नहीं आया है। तो 1 और 2 सही है, 3 गलत है। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर, हमसे पूछा है कौन सही है, कुट का प्रयोग करें, तो ऑप्शन 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड इरविन, बी में रेडिंग, सी में चेम्सफोर्ड और डी में बेबेल। तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से लेकर के 1921 तक था, चेम्सफोर्ड का कार्यकाल। तो किनका शासनकाल था? कौन वायसराय थे? चेम्सफोर्ड थे। और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट था जो किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय कांग्रेस के प्रतिबंधी करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधि को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट जो था, सॉरी प्रश्न को यहां पर है, प्रश्न नंबर 8 को हम लोग फिर से देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया इसलिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट में जो बिना वकील का, बिना अपील का और बिना दलील का जो कानून था उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता था। इस कारण से राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है, अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। तो गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था अखिल भारतीय राजनीतिक में? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में परम सत्याग्रह था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? किसने यह कहे थे कि रॉलेट एक्ट के दौरान लगान न दिया जाए? ऑप्शन ए में अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, बी में गांधी जी, ऑप्शन सी में रविंद्रनाथ टैगोर और डी में स्वामी श्रद्धानंद। तो ऑप्शन नंबर डी स्वामी श्रद्धानंद थे, जो किसान से आंदोलन से संबंधित थे और इन्होंने ही कहा था कि
इन्होंने कहा था, श्रद्धानंद जी ने कहे थे कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे श्रद्धानंद। इन्होंने कहा था कि रॉलेट एक्ट के दौरान किसान लगान न दे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 11th की ओर। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 में गठित, अध्यक्षता में 1917 में गठित की गई थी। इसको पारित कब किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे रॉलेट एक्ट कर दिया गया, सिडनी रॉलेट के नाम पर ही। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित थी? जालियांवाला बाग के हत्याकांड के जस्ट पहले घटना हुई थी, वो कौन सी घटना थी? हमसे प्रश्न ये पूछा है, वो कौन सी घटना थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुरंत पहले हुई थी? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनाना, सांप्रदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन का आना। तो यदि देखें हम, सांप्रदायिक अवार्ड है जो 1909 में हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड 1909 में, असहयोग 1920 से 22 में, और रॉलेट एक्ट था जो 1919 में, और साइमन कमीशन 1928 में। तो कौन पहले हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कहा गया जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 4 ऑप्शन है। 5 मई 1918 को, 1 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 29 अप्रैल 1919 को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 14 नंबर प्रश्न में। 14 में है जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो जालियांवाला बाग नरसंहार 5 ऑप्शन इसमें। स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जालियांवाला बाग नरसंहार जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। इसमें देखें दोस्तों, एक मैंने गलत बता दिया है। सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड है जो 1932 में हुआ था। सही है, सांप्रदायिक अवार्ड कब हुआ था? 1932 में। सॉरी दोस्तों, इसमें ये छूट गया था। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में तथा साइमन कमीशन 1928 में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिफ्टीन नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास में, पहले इसे 40 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लें। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के संबंध में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 15 में। 15 में कहा गया वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से 4 ऑप्शन है। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी बदलने की नहीं, तो ये तो 1912 में हुआ था। 1911-12 में हुआ था कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बदलने का कार्य। ये नहीं, जालियांवाला बाग त्रासदी, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बंगाल विभाजन हुआ था कब? तो बंगाल विभाजन हमारा हो गया था 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन, और खिलाफत आंदोलन 1919 के आसपास में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? तो जालियांवाला बाग कत्लेआम मेरठ में, आगरा में, अमृतसर में, लाहौर में। तो जालियांवाला बाग कत्लेआम ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में।
13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में है, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। गिरफ्तारी के विरोध में, किनके गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे? 4 ऑप्शन है, स्वामी सदानंद और मजरूल हक, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आजाद, डी में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अध्यक्षता में, हम डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। पंजाब में लोकप्रिय नेता थे पंजाब के डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ठीक है, ये पंजाब के लोकप्रिय नेता थे। की गिरफ्तारी ब्रिटिश दमन के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाख के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई और जहां जनरल रेगिनेंड एडवर्ड हेनरी डायर ने निहत्ती शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चलवाकर लगभग 1000 लोगों को हत्या कर दी। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार से जो प्राप्त किए थे नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दिए थे और शंकर नायर जो थे वो अपना वायसराय की कार्य करने की से इस्तीफा दे दिए थे। तो नाइटहुड की उपाधि किन्होंने त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड से? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और शंकर नायर थे जो वायसराय के कार्य करने से इस्तीफा दे दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। यदि प्रश्न नंबर 18 में हम देखें, जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्योंकि किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में जमा हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 19 प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? जमनालाल बजाज, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो अलंकरण लौटाने वालों में से रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो नाइटहुड की उपाधि लौटाए थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण नाइटहुड की जो अलंकरण था उसे लौटा दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के हृदय विदारक घटना के बाद उन्होंने इस पदवी को, इस उपाधि को लौटा दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने कहा था, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुगे संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। यह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था अपना नाइटहुड की उपाधि लौटाने के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कब लौटाए थे? 30 मई 1919 को। 20 नंबर प्रश्न में देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों को अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जो नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिए थे 30 मई 1919 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में है, किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? तो किसके विरोध में? तो ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसी कांड के विरोध में नाइट की पदवी अपनी त्याग दी थी डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने पदवी त्याग दी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 में है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की परित्याग कर दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में कहा जा रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी, कौन? वायसराय की कार्यकारिणी की परिपद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दी थी? तो वायसराय की करनी से शंकर नायर ने इस्तीफा दे दी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था और जालियांवाला बाग हत्याकांड
13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। वो कौन थे? शंकर नायक थे, जो वायसराय के कार्य करने की पदवी से परित्याग कर दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिए थे? तो ऑप्शन नंबर सी सर शंकर नायर जी थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 में, किसके द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? तो किन्होंने सर की उपाधि त्याग दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में? तो ऑप्शन नंबर सी वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो सर की उपाधि करने वाले कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर सर की उपाधि त्याग दिए थे और नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है, जालियांवाला बाग नरसंहार कूट को ज्ञात करना है, डॉक्टर सत्यपाल सही क्रम निकालना है, का बंदी बनाया जाना और 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। यदि हम देख ले जालियांवाला बाग सबसे पहले क्या हुआ था? डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, तभी तो जालियांवाला बाग हुआ था। ठीक है, उसके बाद जालियांवाला बाग नरसंहार होता है, उसके बाद अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन होता है। तो 2 1 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया था, डिप्टी कमिश्नर द्वारा। और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ तथा दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो किसके द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति काली कोठरी घटना के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। 20 किसके बाद? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, उसकी जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था और इस कमीशन ने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जनरल डायर का नाम ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को मार डाला उधम सिंह। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दे दिया गया था। तो किसकी हत्या कर दी थी? माइकल ओ डायर को, मार्च 1940 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर या 30 की ओर। लंदन में 13 मार्च 1940 को जालियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1940 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, और लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को गोली, सर को काट देना चाहिए। लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। किनके गोली से मारा गया? तो ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह की गोली से, वीर जवान उधम सिंह की गोली से मारा गया 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर को मारा, घर में घुस कर मारा उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32 में कहा जा रहा है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप किसने का कार्य सौंपा गया था?
तो किन्हें लिखने के लिए कार्य सौंपा गया था? कहा जा रहा कांग्रेस के जांच समिति रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किन्हें सौंपा गया था? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस के जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में है 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय जेम्स फोर्ड थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। जेम्स फोर्ड थे जो उस समय भारत का वायसराय थे। 13 अप्रैल 1919 में जो बैसाख के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय भारत का वायसराय जेम्स फोर्ड थे और जेम्स फोर्ड का कार्यकाल 1916 से लेकर के 1921 तक था जेम्स फोर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। और जेम्स फोर्ड के समय में ही मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार लाया गया था, इन्हीं के समय में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? किस मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा है, जिन्हें जेम्स एंड्रूज को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी है। तो 13 अप्रैल 1919 में घटित जालियांवाला बाग हत्याकांड था, उसमें मॉन्टेग्यू थे उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड को निवारक हत्या की संज्ञा दी है, जबकि दीनबंधु एंड्रूज जो थे उन्होंने इस हत्या को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न है जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। यदि कुछ सुधार की गुंजाइश होती है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में लिखे, तो उसे मैं सुधार कर सकूं। तो चलिए इस लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके फल स्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो द आर्म्स एक्ट के लिए द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, द रॉलेट एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।